हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस अनुभव 4 के साथ आप लोगों का अनुभव काफी शानदार रहा होगा और आगामी प्रारंभिक परीक्षा को आप लोगों को एक नई दिशा देने में सहायक भी रहा होगा। तो चलिए आज हम नेक्स्ट आईएएस अनुभव 4 के राज्यव्यवस्था भाग पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि संविधान के अनुच्छेद 368, देखिए हम भी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, में संशोधन करना चाहती है ताकि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में ही परिवर्तन किया जा सके, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संवैधानिक स्थिति का सबसे शुद्ध वर्णन करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लेते हैं कि देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सामान्यतः 3 प्रकार की। एक सामान्य बहुमत के द्वारा, लेकिन ध्यान रखिएगा सामान्य बहुमत के द्वारा जैसे राज्य के नाम में परिवर्तन करना हुआ, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हुआ, या विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों से एक नए राज्य का गठन करना आदि इस तरह के आते हैं। लेकिन ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाते। अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, इसके भाग 2 में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रक्रिया है उसमें संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, यानी पेश किया जा सकता, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा विधेयक सदन की सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, यानी सदन के कुल सदस्य उनका बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके उपरांत ये राष्ट्रपति के पास जाता है जिसमें संविधान में संशोधन मान लिया जाता है। लेकिन इसमें 3 के तहत प्रावधान है कि अगर ऐसा संशोधन संघीय मामलों से जुड़ा हुआ है, मान लिया राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है, या संविधान के अनुसूची 7 से जुड़ा हुआ है, यानी संघीय मामलों पर जो प्रभाव डालता है, ऐसा जो विधेयक है वह संसद के दोनों सदस्यों से पारित होने के उपरांत कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से पारित होना भी आवश्यक है। इसके उपरांत ही राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसका सब क्लोज ई यह बताता है कि संविधान अनुच्छेद 368 में संशोधन, ठीक है, वह भी इसी रीति से पारित किया जाएगा। यानी संविधान संसद 368 में ही परिवर्तन कुछ संशोधन करना चाहती है तो वह सदन के कुल सदस्यों की संख्या प्लस उसके 2/3 वोट करने वाले एवं उपस्थित सदस्यों के मतदान के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से पारित होना आवश्यक है। इसके उपरांत राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं जो संशोधन माना जाता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम समझते हैं कि इसके लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक विधेयक पारित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसका अनुसमर्थन भी आवश्यक है। सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम भी जानते हैं कि जो अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी व्यक्ति के भाग 3 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार समय एक मूल अधिकार है, खुद में एक मूल अधिकार है। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है वह ऐसा आदेश, ठीक है, रिट, जिसमें 6 प्रकार की रिट जो सामान्यतः हम पढ़ते हैं, जारी कर सकता है संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति के संरक्षण, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक के रूप में भारत में उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, और यहां ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे ही अधिकार हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, लेकिन हाई कोर्ट को अतिरिक्त अधिकार यह प्राप्त है कि वह अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को केवल भाग 3 के मामलों में है, यानी मूल अधिकारों के मामले में, और वहीं उच्च न्यायालय को यह मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी यह अधिकार है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार को, देखिए हम भी जानते हैं कि यह सामान्यतः एक मूल अधिकार था पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 300 के अनुच्छेद 300 के तहत इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया, यानी कि मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। यानी ठीक है ना, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी संविधान में ऐसे अधिकार हैं जिन्हें संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति केवल उच्च न्यायालयों के पास है। कथन सही है, क्योंकि देखिए हमने अभी बात की अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल भाग 3 यानी मूल अधिकारों के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। इस तरह संपत्ति के अधिकार का में रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालयों के पास है, क्योंकि उसे मूल अधिकारों के अतिरिक्त भी रिट जारी कर सकते हैं। कथन 2, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी संविधिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। कथन 2 भी हमारा सही है। अनुच्छेद 139 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने के अधिकार में विस्तार कर सकती है। यह अन्य मामलों के भी रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान कर सकती है। कथन 3, संसद विधि द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को समता के अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने हेतु सशक्त बना सकती है। कथन 3 भी हमारा सही है। अनुच्छेद 32 में ही, ठीक है, 2 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करने के या रिट जारी करने का अधिकार है। 3 में, अनुच्छेद 32 के भाग 3 में यह बताया गया है कि संसद इस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना अन्य न्यायालयों को भी ऐसे सभी या कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। तो सीधी सी बात है कि संसद अन्य न्यायालयों को भी मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। तो कथन 3 भी हमारा सही होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? डी, 1, 2 और 3 हमारे तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार कीजिए। कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें किसी कर को कम करने या समाप्त करने, ठीक है, गौर कीजिएगा, कम करने या समाप्त करने का प्रावधान हो। ठीक है, कराधान को प्रभावित करने वाला एक विधेयक जिसमें राज्यों की रुचि है, संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में संशोधन करने वाला एक विधेयक जो उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करता हो। उपर्युक्त विधेयकों में से कितने विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? देखिए, अनुच्छेद 117, ठीक है, इसमें यह है कि अगर किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के, ठीक है, 110 से संबंधित प्रावधान है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होगी। ठीक है, दूसरा, ऐसा विधेयक
ठीक है, राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं होगा। ठीक है, यानी लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि देखिए सामान्यतः वो धन विधेयक के मामले में यानी मनी बिल के मामले में। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 117 में ही बताया गया है कि अगर ऐसा विधेयक किसी कर को, ठीक है, या तो कम कर रहा हो या समाप्त कर रहा हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर ऐसा विधेयक किसी कर को या तो कम करता है या समाप्त करता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें किसी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान हो, तो उसको राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर कर को बढ़ाने का या किसी नए कर को लाने का प्रावधान होता तो उसमें होता। कराधान को प्रभावित करने वाला एक विधेयक जिसमें राज्यों की रुचि है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 274 में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा विधेयक जो ऐसे कराधानों को प्रभावित करता है जिसमें राज्यों की रुचि है, उसको पुरस्थापित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 274 के अनुसार ऐसा प्रावधान है। तो कथन 2 हमारा सही है। कथन 3 की ओर चलते हैं। संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में संशोधन करने वाला विधेयक जो उसके संघीय स्वरूप को प्रभावित करता हो, नहीं। देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बस इसके लिए प्रावधान यह है कि अगर वह संघीय मामलों से जुड़ा हुआ नहीं है तो वह दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। किसी भी सदन में से पुरस्थापित किया जा सकता है और सदन की कुल संख्या प्लस उपस्थित मत देने वालों के 2/3 बहुमत। उसके उपरांत अगर संघीय मामलों से जुड़ा हुआ है तो इसके अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुशंसा भी आवश्यक होती है। तो कथन 3 भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं है। उपयुक्त विधेयक में से कितने विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? केवल एक। आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 274 के अनुसार एक ऐसा कराधान में संशोधन लाने वाला विधेयक जिसमें राज्यों की रुचि है, ऐसे कराधान को प्रभावित करने वाला विधेयक, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही के समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से संविधान के भाग 3, देखिए हमें पता है भाग 3 मूलभूत अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से जुड़ता है, भाग 3 के दायरे का काफी विस्तार किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए उच्चतम न्यायालय, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक वही है। ठीक है, उसके द्वारा भाग 3 के मूल अधिकारों के विभिन्न विस्तार किए गए हैं। ठीक है, घोषित मूल अधिकार और निम्नलिखित का एक अभिन्न अंग है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार। देखिए 2024 में M.K. रंजीत सिंह वाद, ठीक है, यह क्या था, एक PIL थी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए थी, यानी जिसे सामान्य भाषा में गोडावन भी बोला जाता है या सोन चिरैया भी बोला जाता है। काफी इसके संरक्षण के प्रयास राजस्थान में और देश के अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। एक PIL डाली गई थी। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सभी जीवों का है, जो अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़ता है। इसी के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है, जो आपके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों से प्राप्त है। अनुच्छेद 14 यानी समता का अधिकार, अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध अधिकार समता के अधिकारों से मेल खाता है। कथन 3 का युग्म 1 हमारा सही है। 2, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए थोड़ा सा इस पर विचार हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण दैविक स्वतंत्रता यानी जीवन के अधिकार की बात करता है। ठीक है,
इसमें काफी चर्चाएं रही, क्या जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। सो ज्ञानकोरवाद 1996। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार नहीं है। मृत्यु का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 21 के तहत, यानी जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अरुणा शानबेग काफी चर्चित केस रहा। अरुणा शानबेग वाद में 2011 में उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु को अनुमति प्रदान की। देखिए, दया मृत्यु यानी यूथनेशिया, इससे आशय है कि जीवन को समाप्त करने से है। मान लिया अगर सक्रिय होकर कोई व्यक्ति अपने आप जीवन समाप्त करता है तो वो एक्टिव यूथनेशिया है। मान लिया किसी को कोई घातक इंजेक्शन देना, ये एक्टिव यूथनेशिया के तहत आएगा। निष्क्रिय दया मृत्यु में है कि बाहरी कोई ऐसे प्रयास नहीं किए जाए कि व्यक्ति मृत्यु को हो, बस जो बाहरी उसके जीवन को बचाए रखने के प्रयास हैं उन्हें हटा दिया जाता है। मान लिया कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है और सिर्फ वेंटिलेटर पर रहने की वजह से ही वो जीवित है और उसके आगे बचने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम वेंटिलेटर हटाएंगे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और लंबे समय से वो पीड़ा को झेल रहा है, तो यह आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में आएगा। तो अरुणा शानबेग बाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को उच्चतम न्यायालय ने अनुमति प्रदान की। इसके उपरांत 2018 के कॉमन कॉज वाद, देखिए कॉमन कॉज एक सिविल एनजीओ है, ठीक है। 2018 के कॉमन कॉज वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का भाग है, ठीक है। इसके तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, ठीक है। व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने अग्रिम चिकित्सा दिशा निर्देश घोषित कर सकता है, यानी लिविंग बिल की पता कि मतलब ऐसा है कि कुछ स्थिति ऐसी आ जाए कि उसको निर्णय ना ले पाए तो उसके मामले में कौन निर्णय ले, यह लिविंग बिल से संबंधित है, ठीक है। तो गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी जीवन के अधिकार के तहत कॉमन कॉज वाद में मान लिया गया, जो अनुच्छेद 21 से जुड़ता है। ध्यान रखिएगा 2023 में कुछ दिशा निर्देश अतिरिक्त जारी किए गए ताकि निष्क्रिय दया मृत्यु को और सरल बनाया जा सके। हाल ही में हमें पता है कि हरीश राणा ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान की गई, ठीक है। हाल ही में केस काफी चर्चित रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया। सो गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है। युग्म 2 भी हमारा सही है। मासिक धर्म और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का अधिकार, देखिए हाल ही में जया ठाकुर वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का जो अधिकार है वह जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और शिक्षा के अधिकार यानी अनुच्छेद 21A का भाग है, ठीक है। साथ ही इन्होंने कहा कि अब समय ऐसा है कि हमें मतलब मात्र औपचारिक समानता, ठीक है, औपचारिक समानता के साथ साथ वास्तविक समानता की बात करनी चाहिए, ठीक है। तो यह अधिकार समता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 के तहत भी जुड़ता है, यानी यह अधिकार अनुच्छेद 21, 21A और अनुच्छेद 14 यानी समता के अधिकार के तहत भी जुड़ता है। सो युग्म 3 भी हमारा सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? डी, 1, 2 और 3 तीनों ही युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? देखिए, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, ठीक है, सामान्यतः अगर इसकी हम व्याख्या करें तो यह होता है इच्छा तक। यानी व्यक्ति अगर किसी के प्रसाद पर्यंत धारण पद धारण करता है तो वह उसकी इच्छा तक पद पर बना रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रसाद पर्यंत सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में बताया गया, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक इन्हें प्राप्त होगा। तो एक हमारा सही है। राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 156 के तहत राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। वहीं 156 के तीसरे 156 के तीसरे भाग के तहत इसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद के अन्य मामलों के अधीन कोई राज्यपाल अपने पद तक 5 वर्ष तक यानी 5 साल तक बना रहेगा और वह 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने के उपरांत भी तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता, लेकिन अन्य प्रावधानों के अधीन। जैसे कि हम जानते हैं कि 156 1 में ही साफ लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो इस तरह राज्य के राज्यपाल के मामले में भी यह बात सही है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य अनुच्छेद 310, ठीक है, रक्षा सेवा के सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा सदस्य, सिविल सर्विस मेंबर्स और ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य यानी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, इसी अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहां एक बात ध्यान रखेगा कि इनके लिए एक अतिरिक्त प्रावधान अनुच्छेद 311 भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। पहला क्या कि इनकी नियुक्ति यानी रक्षा सेवा, केंद्रीय सिविल सेवा और अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, लेकिन 311 के तहत इनकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ये हटाए नहीं जाएंगे। यानी या तो जिस प्राधिकारी ने इन्हें नियुक्त किया है अथवा उससे उच्च प्राधिकारी द्वारा ही ये हटाए जा सकते हैं पद से। ठीक है, तो अधीनस्थ द्वारा हटाए नहीं जा सकते। पहला इनके लिए संरक्षण यह हो गया। ठीक है, दूसरा कि भाई इन्हें पद से हटाए जाने के कारणों के बारे में जानकारी दी जाएगी और यथासंभव इन्हें सुनवाई का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। लेकिन देखिएगा युक्त सुनवाई के अधिकारों के प्रदान करने की इसमें चर्चा की गई है। लेकिन अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसा समझे कि ऐसी सुनवाई प्रदान करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है तो ऐसे कोई जानकारी वो प्रदान नहीं करेंगे। इस तरह बिना कोई कारण बताए भी व्यक्ति को हटाया जा सकता है। कुछ समय पहले जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में कुछ जो सिविल सेवा के अधिकारी थे उनको हटाया गया और उनको सुनवाई का अधिकार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कुछ आतंकी मामलों में लिप्त थे, तो इसलिए उनको सुनवाई के अधिकार से भी मना कर दिया गया। तो अनुच्छेद 311 के तहत यह संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के मामले में भी यह सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है,
पद पर अनुच्छेद 316 के तहत यह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूर्व हो उस तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सामान्यतः इसका अर्थ है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। कैसे? कि मान लिया कि वे अपने दिवालिया घोषित हो जाए, अपने पद पर बने रहने में असक्षम हो अथवा पद से बाहर किसी लाभ के कार्य में लिप्त हो। इसके अलावा कदाचार एवं अक्षमता के मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते। इस तरह चौथा सही नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्री अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सभी मंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इस तरह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के मंत्री के मामले में भी यह सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 5। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प होगा। संवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद एवं राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हम जानते हैं अनुसूची 7 के तहत 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य एवं संवर्ती। ठीक है, इसके अलावा और अन्य कोई भी विषय आते हैं व्यवस्थित सूची में जाते हैं जिसके तहत केंद्र को अधिकार है। संघ सूची के तहत संघ सूची के जो विषय हैं उस पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र को यानी संसद को होगा, केंद्र को है। राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार राज्य को है। वहीं संवर्ती सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को। ठीक है, अब मुख्य मुद्दा आता है कि जब दोनों को अधिकार है तो ऐसे मामले में तो ठीक है जहां पर संगति है, लेकिन जहां पर दोनों के द्वारा बनाई गई विधियां अलग अलग हो यानी उसमें विसंगति हो, तब किस तरह से कार्य होगा। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 254 में किया गया है। ठीक है, सामान्यतः ये बात ध्यान रखेगा, सामान्य मामलों में केंद्र की बनाई गई विधि प्रभावी होती है। मान लिया किसी संवर्ती विषय पर राज्य ने कोई विधि बनाई है, उसके उपरांत केंद्र विधि बनाता है। ठीक है, तो राज्य की विधि उस मामले तक शून्य हो जाएगी जिस मामले तक वह केंद्र की बनाई विधि से विसंगति रखती हो, यानी केंद्र की विधि प्रभावी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर राज्य ने कोई विधि बनाई और राज्यपाल के द्वारा उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है और राष्ट्रपति की उस पर अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो राज्य में संबंधित राज्य में राज्य विधि प्रभावी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह प्रावधान केंद्र को इस तरह की विधि दोबारा बनाने में या इस विधि के निरसन या समाप्त करने से नहीं रोकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा केंद्र की विधि प्रभावी रहती है, लेकिन अगर राज्य विधि बनाई गई और राष्ट्रपति द्वारा से अनुमति दे दी गई तो उस राज्य में राज्य की विधि उस सीमा तक प्रभावी रहती है जहां तक वो केंद्र की विधि से असंगति रखती है। लेकिन केंद्र समवर्ती सूची पर पुनः विधि बनाकर इसको समाप्त या संशोधित कर सकता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कथन एक, यदि राज्य की विधि संसद द्वारा पारित विधि से
पहले बनाई गई है तो उस राज्य में राज्य की विधि ही प्रभावी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले बनाई गई हो चाहे बाद में बनाई गई हो, संसद की विधि ज्यादा प्रभावित होती है। बस केवल बाद में अगर बनाई गई है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई है तो तब जिस विशेष प्रावधान की हमने बात की वह लागू होगा। कथन 2, यदि किसी राज्य की विधि राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखे जाने के पश्चात उसकी सहमति प्राप्त कर लेती है तो उस राज्य में वही विधि प्रभावी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, यदि किसी राज्य की विधि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है और उसके पश्चात उसकी सहमति प्राप्त कर लेती है तो उस राज्य में वही विधि प्रभावी होती है। अनुच्छेद 254 के तहत यह कथन सही है। ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही है। लेकिन एक बात, जैसे कि मैंने कहा, अभी ध्यान रखिएगा कि ऐसी विधि संसद को पुनः संवर्ती सूची पर कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकती है जो इस राज्य की विधि को समाप्त कर सके अथवा इसमें संशोधन कर सके। तो सामान्य बात है कि यहां पर केंद्र का मामला ज्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए है क्या, जब यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपना संविधान बनाया गया था तो इन्होंने प्रथम बार प्रस्तावना को इसमें शामिल किया गया। इसके उपरांत कई अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को अपने संविधानों में शामिल किया है। भारत ने भी अपनी प्रस्तावना को शामिल किया। और ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी उसका ही एक रूप है। कथन की ओर चलते हैं। संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, कथन 1 सही है। देखिए, संविधान का भाग है, केशवानंद भारती में कहा गया, लेकिन साथ ही केशवानंद भारती बाद में यह कहा गया कि संविधान के अन्य भागों से अलग स्वतंत्र रूप से इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यानी यह प्रभाव रखती है लेकिन संविधान के अन्य भागों के साथ उनसे स्वतंत्र इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऐसा केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा। संविधान सभा ने संविधान के शेष भाग को अधिनियमित करने के पश्चात प्रस्तावना को अधिनियमित किया, यानी इसे अंगीकृत किया। ठीक है, यानी संविधान, ठीक है, नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। उसके उपरांत प्रस्तावना को अडॉप्ट किया गया, यानी इसे अंगीकृत किया गया। यह कथन भी हमारा सही है। कथन 3, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श अमेरिकी क्रांति से प्रेरित है। कथन 3 हमारा सही नहीं है। देखिए, अमेरिकी क्रांति से या अमेरिकी संविधान से हमने काफी प्रावधान लिए हैं। माना, देखिए हमने अभी चर्चा की कि अमेरिकी संविधान से ही हमने प्रस्तावना लगभग माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में ही पहली बार प्रस्तावना आई थी। इसके अलावा मूल अधिकारों, जैसे बिल ऑफ राइट वाली बात है, मूल अधिकार भी हमारे अमेरिकी संविधान से भी प्रेरित माने जा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श अमेरिकी क्रांति से नहीं बल्कि फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। 1789 में एक क्रांति हुई और इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का विस्तार किया, जिससे हमारा विश्व आज भी प्रभावित है। ठीक है, तो इस तरह कथन 3 हमारा सही नहीं है। संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी का कार्य करती है। कथन 4 भी सही है। बेरूबारी संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि देखिए, प्रस्तावना समुचित जो उन उद्देश्यों को बनाती है जिन्हें संविधान निर्माता प्राप्त करने चाहते थे। इस तरह यह संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी का कार्य करती है। तो कई मामलों में संविधान की व्याख्या में भी यह सहायक होती है। कथन 5 की ओर चलते। आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसमें
इसके स्पष्ट रूप से घोषित उद्देश्यों, ठीक है, घोषित उद्देश्यों में से एक है। कथन 5 भी सही है। देखिए, प्रस्तावना 3 प्रकार के न्यायों की बात करती है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। तो आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका स्पष्ट उद्देश्य है। कथन 5 भी हमारा सही। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? 1, 2, 4 एवं 5। सी, केवल 4 हमारा सही आंसर होगा। देखिए, प्रस्तावना ना केवल आपके प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में, बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस में भी महत्वपूर्ण है। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, जिनसे ना सिर्फ क्वेश्चन आए हैं बल्कि अन्य क्वेश्चन लिखने में मेंस में भी वे सहायक रहते हैं। तो आप सभी से यह अनुरोध है कि प्रस्तावना को आराम से इसके सभी शब्दों के अर्थ को समझते हुए आप याद रखें। ठीक है, सो कथन यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ईसीआई में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए, यह सही है। अनुच्छेद 324 में, ठीक है, चुनाव आयोग की बात की गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि भारत का चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा ऐसे अन्य आयुक्तों यदि कोई है से मिलकर बना होगा, जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे यानी राष्ट्रपति निर्धारित करे। ठीक है, यानी वो एक सदस्य भी हो सकता और उसमें अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यह कथन 1 हमारा सही है। ध्यान रखिएगा कि अपने गठन से यानी 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्य आयोग था, यानी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते थे। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके उपरांत इसी समय 61वां संविधान संशोधन पारित किया गया। हम जानते हैं किस लिए, कि इसमें वयस्क मताधिकार में आयु जो थी वह 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो सामान्य बात है कि आयोग के कार्यभार में वृद्धि हुई। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसमें 2 अन्य आयुक्त और शामिल कर दिए गए। ठीक है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त और सम्मिलित कर दिए गए। इसके उपरांत 1990 में इन चुनाव जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे उनके पद को हटा दिया गया और सिर्फ आयोग पुनः एक सदस्य आयोग बन गया। इसके उपरांत 1993 में पुनः 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए और तब से लेकर आज तक यह 3 सदस्य आयोग के रूप में कार्यरत है। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तीनों को लगभग समान शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, कथन 1 हमारा सही है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है आयुक्तों की संख्या। कथन 2, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीसी और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। देखिए, 2023 के अनूप बरनवाल वाद, ठीक है, इसमें इलेक्शन कमीशन में जो आयुक्त है यानी उनकी नियुक्ति से संबंधित यह वाद था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक संसद कोई अन्य अतिरिक्त प्रावधान ना करे, इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक
3 सदस्य समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें पीएम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक संसद विधि द्वारा अन्य प्रावधान ना करे। ठीक है, तो अब क्या किया, 2023 में ही संसद ने एक एक्ट पारित किया। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, जो उनके नियुक्ति आदि से संबंधित था। अब इसमें भी प्रावधान किया गया कि 3 सदस्य समिति होगी। इस समिति में पीएम प्लस लोकसभा में विपक्ष के नेता प्लस प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त अन्य कैबिनेट स्तर का मंत्री। ठीक है, तो यानी संसद ने प्रावधान किया और उसमें जो उच्चतम न्यायालय ने प्रावधान किया था, सीजीआई की जगह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट स्तरीय एक अन्य मंत्री का प्रावधान किया जो पीएम नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में यह 3 सदस्य समिति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करती है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। कथन सही नहीं है, क्योंकि 2023 में इस अधिनियम के लाने के उपरांत उसमें मुख्य न्यायाधीश के बजाय कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो प्रधानमंत्री के द्वारा अनुशंसा की गई हो, वह शामिल होते हैं। ठीक है, इसके उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कथन 3, सीईसी को उसके पद से केवल राष्ट्रपति के उस आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित एक संबोधन के पश्चात जारी किया गया। कथन 3 हमारा सही है। देखिए, ये सिर्फ सीईसी के मामले में, मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में है। ठीक है, संविधान में प्रावधान किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरह से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के जज को हटाया जाता है, यानी कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, दोनों सदनों से वह प्रस्ताव 2/3 यानी विशेष बहुमत से पारित हो। ठीक है, उसी तरह सीईसी के मामले में भी यह सही होगा। कथन 4 की ओर चलते हैं। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। कथन 4 भी हमारा सही है। ठीक है, ऐसा संविधान में दिया गया है कि संसद विधि द्वारा इनकी पदावधि एवं शर्तें निर्धारित करेगी। ठीक है, तो संसद ने अपना अधिनियम बनाकर 6 वर्ष और 65 वर्ष तक ऐसा निर्धारित किया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि संविधान में इनकी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं की गई। देखिए, एक अतिरिक्त जानकारी ये भी ध्यान रखिएगा, सीईसी को ही इम्पीचमेंट महाभियोग की तरह हटाया जाता है। अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें यह संरक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें सिर्फ सीईसी की सिफारिश के उपरांत ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 1, 3, 4। सी, केवल 1, 3 और 4 हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय होता है उससे अपेक्षा की गई भारतीय संविधान के अनुसार कि वह अपने राज्य क्षेत्र में
यानी अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी न्यायालय, अन्य न्यायालय या अधिकरण हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखेगा, यानी उनका अधीक्षण करेगा। तो इसलिए इनको अधीनस्थ न्यायालय नाम दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। देखिए, जहां तक जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला है, यह राज्यपाल द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय की सलाह पर। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। ठीक है, वहीं अन्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन साथ में उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग से सिफारिश प्राप्त की जाती है, यानी परामर्श प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय से परामर्श कर, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के उपरांत। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग की बजाय उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाता है। कथन 2, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही संघ या किसी राज्य की सेवा में ना हो, उसे जिला न्यायाधीश के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो। ठीक है, कथन 2 भी सही है। देखिए, इसमें क्या है कि वह राज्य या केंद्र में सरकारी पद पर ना हो। ठीक है, दूसरा, कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील यानी प्लीडर रहा हो। ठीक है, कम से कम 7 वर्षों तक। और इसके अलावा तीसरा, कि उसकी सिफारिश हाई कोर्ट द्वारा की गई। ठीक है, सो कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से इस संघ या किसी राज्य की लोक सेवा में न हो, सही बात, उसे जिला न्यायाधीश के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो। कथन 2 हमारा सही है। कथन 3, उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार 7 वर्ष का निरंतर अनुभव रखने वाले सेवारत न्यायिक अधिकारी सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं। सॉरी, कथन 3 भी हमारा सही है। देखिए, कई बार क्या होता है कि सिर्फ इसमें ये मान लिया जाता है कि 7 वर्षों तक उसे अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में अनुभव प्राप्त हो, लेकिन क्या होता है कि कुछ इस तरह हो सकता है कि उन्हें अनुभव अधिवक्ता या वकील के रूप में प्राप्त हो, प्लीडर के रूप में प्राप्त हो, या उसके उपरांत वह अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गए हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि 7 वर्ष का निरंतर अनुभव रखने वाले सेवारत न्यायिक अधिकारी भी सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं। ठीक है, यानी कुल या तो अधिवक्ता प्लीडर प्लस अन्य न्यायाधीश के रूप में अगर 7 वर्षों का अनुभव है तो भी जिला न्यायाधीश बन सकते हैं, उसके पात्र हैं। कथन 3 भी हमारा सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? डी, केवल 2 और 3। भारत में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सामान्यतः अगर हम बात करें तो एक सवाल आता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों का अनुसूचित क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम बता दें कि 1935 का अधिनियम था। ठीक है, इसमें ऐसी जातियों एवं जनजातियों की लिस्ट एक शेड्यूल में डाली गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको अनुसूचित जाति या जनजाति कहा जाता है। इसके उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342
341 SC यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, 342 शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। इन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में तभी विनिर्दिष्ट कर सकता है जब उसने संबंधित राज्य के राज्यपाल से पहले परामर्श कर लिया हो। ठीक है, देखिए अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 342, इसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के उपरांत जनजातियों को अधिसूचना के तहत एक लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, कि भाई राज्य की ये अनुसूचित जनजातियां संविधान के प्रयोजनों के तहत अनुसूचित जनजातियां मानी जाएंगी। यह अनुच्छेद 342 के तहत है। तो इसलिए राज्य के राज्यपाल से परामर्श के उपरांत ही ऐसी अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। लेकिन ध्यान रखेगा कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के उपरांत इस लिस्ट में यानी अधिसूचना में कोई संशोधन दूसरी अधिसूचना से नहीं किया जा सकता। यह कार्य करेगी संसद विधि के द्वारा। ठीक है, संसद विधि बनाकर इसमें संशोधन कर सकती है। यानी पहली बार राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे राज्यपाल से परामर्श के उपरांत, उसके उपरांत अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो वह संसद विधि के द्वारा करेगी। यह अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के मामले में है। वहीं अनुच्छेद 341 के तहत समान प्रावधान अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। सो कथन एक सही है, तभी विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जब उसने संबंधित राज्य के राज्यपाल से पहले परामर्श कर लिया हो। कथन दो, राष्ट्रपति द्वारा एक बार अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में केवल संसद द्वारा विधि बनाकर ही संशोधन किया जा सकता है। कथन दो भी हमारा सही है। यह सिर्फ अनुसूचित जनजातियों में नहीं है बल्कि अनुसूचित जातियों के मामले में भी यह कथन हमारा सही है। कथन तीन, सेवाओं और पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजातियों के दावे पर प्रशासन की कार्यकुशलता यानी उसकी दक्षता बनाए रखने के अनुरूप विचार किया जाएगा। अनुच्छेद 335। ठीक है, सेवा और पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए विचार किया जाएगा। कथन तीन भी हमारा सही है। ठीक है, यानी प्रशासन की दक्षता बनाए रखे जाएगा और उनके नियुक्तियों में दावों पर पूर्णतः विचार किया जाएगा। कथन चार, संविधान स्पष्ट रूप से राज्य को यह अनुमति देता है कि वह पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए मूल्यांकन के मानकों को कम करने हेतु प्रावधान कर सके। देखिए अनुच्छेद 335 में 82वें संविधान संशोधन के जरिए 2000 में वर्ष 2000 में यह प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, मूल्यांकन के मामलों को कुछ कम करने हेतु प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा संविधान में 82वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें ऐड कर दिया गया था। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? डी, सभी चार, 1, 2, 3 और 4 कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करने से संदर्भित करती है? देखिए अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति को किसी दोषसिद्ध व्यक्ति के मामले में ये सभी अधिकार है प्लस लघुकरण का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ठीक है, देखिए इसमें सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, जैसे मान लिया क्षमा। ठीक है, देखिए इनको विस्तार से थोड़ा समझ ही लेते हैं। क्षमा के मामले में है कि व्यक्ति पर कोई भी दोष सिद्ध हुआ है उससे वे पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया उसे
मृत्यु दंड मिली है, आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास, तो वह आदमी पूर्णतः मुक्त होगा। ठीक है, यह है क्षमा। लघुकरण यानी उसके दंड का लघुकरण कर दिया गया है। ठीक है, इसमें दंड जो है उसमें परिवर्तन कर उसे कम कर दिया जाता है। अर्थात मान लिया किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, उसकी सजा को मृत्यु दंड से समाप्त हटाकर कठोर कारावास करना। ठीक है, यह लघुकरण होगा। अब आता है विराम। ठीक है, विराम इसमें किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति जो दोष सिद्ध है उसके सजा में कमी करना। मान लिया कोई दिव्यांग है या महिला के संबंध में वह गर्भवती है, तो उसकी सजा में कमी की जा सकती है, यह विराम के अंतर्गत आएगा। वहीं परिहार, परिहार में है कि उसकी सजा का रूप समान रहेगा लेकिन सजा में कमी कर दी जाएगी। मान लिया 2 वर्ष की उसे सजा थी, उसे घटाकर 1 वर्ष की कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहां ध्यान रखेगा, परिहार में सजा का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, बस कि उसमें कमी आ जाती है। वहीं लघुकरण में सजा के स्वरूप में परिवर्तन कर उसमें कमी की जाती है। ठीक है, अब प्रविलंबन, यह अस्थायी रोग की तरह होता है। सामान्यतः तब किया जाता है किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दे दिया गया हो तो उसके उपरांत वह राष्ट्रपति को आवेदन प्रस्तुत कर सके या अन्य विचार कर सके, उसके लिए प्रविलंबन किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करने के संदर्भित करती है? देखिए हमने अभी विचार किया कि लघुकरण में दंड की प्रकृति भी बदल जाती है और तब उसकी सजा कम होती है, लेकिन परिहार में दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम होती है। ठीक है, यानी रेमिशन, परिहार सही आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही लगभग समान अधिकार अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल भी राज्य विधि, जहां तक राज्य के मामले विस्तारित होते हैं वहां तक ऐसे अधिकार रखते हैं, बस 2 मामले अलग हैं। राष्ट्रपति को ऐसे क्षमादान की शक्ति सैन्य न्यायालयों के मामले में भी है। ठीक है, राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे अधिकार सैन्य मामले में है, राज्यपाल को सैन्य मामले में ऐसे अधिकार नहीं है। दूसरे, मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को। देखिए अब यहां यह मत समझिएगा कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को अधिकार नहीं। हमने बात की क्षमा यानी पार्डोन, पूर्णतः मुक्त। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड से पूर्णतः मुक्त कर सकता है, लेकिन राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते मृत्युदंड के मामले में। लेकिन मृत्युदंड के मामले में वह लघुकरण, विराम, परिहार, प्रविलंबन सभी कर सकते हैं। अर्थात वे मृत्यु दंड को परिवर्तित कर आजीवन कारावास भी कर सकते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, कहीं जो स्टूडेंट हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं, राज्यपाल को अधिकार है, बस मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यों के मामले में अगर मृत्युदंड क्षमा करना है तो वह अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट भी किया है। साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो अधिकार है यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद जैसे ही उन्हें सलाह देती है उनको वैसा निर्णय करना पड़ता है। ठीक है, सो परिहार हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अनुच्छेद 13 भाग 3
के संदर्भ में कुछ प्रावधान करता है। भाग 3 के मामले में पता है कि मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, 13 का भाग 1 संविधान पूर्व विधि या विधियां। ठीक है, अनुच्छेद 13 में बताया गया संविधान के पूर्व ऐसी विधियां जो संविधान से पहले से चली आ रही हैं और वह भाग 3 के अधिकार, भाग 3 के जो अधिकार हैं उनसे असंगत हैं, तो वे उस असंगति तक शून्य होंगी अथवा निरस्त कर दी जाएंगी। ठीक है, 2 संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो इन भाग 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों को न्यून करे अथवा इन्हें छीनती हो, यानी या तो कम करें या इन्हें छीने। ठीक है, 3 भाग 13 का तीसरा, सॉरी अनुच्छेद 13 का तीसरा भाग, इसमें बताया गया विधि की परिभाषा। इस अनुच्छेद के तहत विधि की परिभाषा, इसके तहत अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, रूढ़ी या प्रथाएं जो विधि का प्रभाव रखती हैं भी मान्य होंगी। ठीक है, तो कथन एक ही ओर चलते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली प्रथाएं एवं रूढ़ियां मूल अधिकारों के साथ अपनी असंगति के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन है। कथन एक सही है, जैसे कि हमने कहा कि विधि भाग 13 सॉरी अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा के अधीन विधि का बल रखने वाली प्रथाएं एवं रूढ़ियां भी आती हैं। कथन 2 अनुच्छेद 368 के अधिनियमित संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के अंदर विधि की परिभाषा से बाहर है। देखिए, इसी में अनुच्छेद 13 के ही भाग 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा से बाहर है। ठीक है, सो ये सही है। देखिए, काफी चर्चित मुद्दा रहा है कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन ठीक है, 368 के तहत संशोधन, क्या यह विधि की परिभाषा के तहत आएगा? ठीक है, अनुच्छेद 13 के तहत। क्योंकि देखिए, अगर विधि की परिभाषा के तहत आता है तो सामान्य बात है कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो भाग 3 के तहत जो अधिकार है उन्हें कम करे। ठीक है, तो इसका ये काफी चर्चित मुद्दा रहा और इससे संबंधित 3 केस प्रमुख हैं। शंकरी प्रसाद वाद में यह सबसे पूर्व आया। ठीक है, 1951 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, इस तरह संविधान संशोधन कर भाग 3 के अधिकारों को कम किया जा सकता है। दूसरा केस गोलकनाथ वाद 1967 काफी चर्चित वाद रहा, क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा के अधीन है। इस प्रकार संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो भाग 3 के तहत मूल अधिकारों को कम करे। ठीक है, काफी चर्चित रहा। अब आता है तीसरा केस, केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि के अधीन नहीं है, अर्थात संसद के संशोधनों को केवल इस आधार पर अनुचित मतलब गलत नहीं ठहराया जा सकता
कि वह भाग 13 के अधिकारों को कम करते हैं, लेकिन अगर मूलभूत ढांचे के जो मूलभूत संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करते हैं तो उस आधार पर संविधान संशोधन को अवैध ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत हमारे संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा, संशोधन नहीं किया जा सकता। अब ये क्या है, यह समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया जाता है। ठीक है, यानी संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे के जो तत्व हैं उनमें वह संशोधन नहीं कर सकती। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 368 के अधीन अधिनियमित संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के अंतर्गत विधि की परिभाषा से बाहर है। जैसा कि हमने कहा केशवानंद भारती में यह कह दिया गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। कथन 3 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कोई अध्यादेश जब तक उसे संसदीय अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आता है। देखिए, कथन सही नहीं है। देखिए, हम जानते हैं 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, यह विधि का प्रभाव रखते हैं और जैसे ये जारी किए जाते हैं ये उसी समय लागू माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक संसदीय अनुमोदन प्राप्त ना हो ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 2। ठीक है, क्योंकि तीसरा कथन सही नहीं है। 1 और 2 हमारे सही कथन है, इस तरह ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक सदन साधारण विधेयक पारित कर देता है लेकिन दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है। धन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हैं। कथन 3, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है और विधेयक पारित नहीं हुआ है। उपयुक्त में से कितनी स्थितियों में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है? ठीक है, देखिए सही से पढ़ेगा, संवैधानिक रूप से बाध्य है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, यानी जब कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो संयुक्त अधिवेशन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 8 के तहत है। इसमें क्या है? पहला प्रावधान कि अगर एक सदन ने कोई विधेयक पारित किया और उसे दूसरे सदन को भेज दिया तो दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे, अथवा जो दूसरे सदन ने संशोधन किए हैं उससे पहला सदन सहमत ना हो। तीसरा, प्रथम सदन द्वारा पारित करने के उपरांत दूसरे सदन को भेजे गए विधेयक को 6 माह से अधिक हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में वे बाध्य नहीं है। ठीक है, तो एक सदन साधारण विधेयक पारित कर देता है लेकिन दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है, यह संयुक्त अधिवेशन के मामले में सही है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। ठीक है, दूसरा, धन विधेयक को में किए जाने वाले संशोधनों पर दो सदन असहमत हैं। देखिए, इसके लिए तो संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिकार है। राज्यसभा सिर्फ उसमें कुछ परामर्श या संशोधनों का प्रस्ताव दे सकती है, उन्हें माने या ना माने यह लोकसभा का विशेषाधिकार है और अधिकतम 14 दिनों तक
राज्यसभा किसी ऐसे धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है, यानी उसमें 6 माह की भी आवश्यकता नहीं, मैक्स 14 दिन, नहीं तो वह पारित माना जाएगा। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 6 माह से अधिक समय बीत चुका है और विधेयक पारित नहीं हुआ है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है इसीलिए, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पूछा गया है संवैधानिक रूप से बाध्य है। इसमें यह है 108 में कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, बाध्य नहीं है, ठीक है। सो उपयुक्त में से कितनी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है? डी, कोई भी नहीं, किसी में भी बाध्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 81, ठीक है, लोकसभा की संरचना की बात करता है, ठीक है। इसमें माना गया है कि भाई अधिकतम 530 राज्य से होंगे और 20 संयुक्त जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे, तो सामान्यतः 550 कुल सदस्यों से मिलकर बनी होगी, ठीक है। फिर राज्यों को स्थानों का आवंटन, कि भाई राज्यों को इस तरह से स्थानों का आवंटन किया जाएगा कि प्रत्येक राज्य में स्थानों और जनसंख्या का अनुपात लगभग समान हो, ठीक है। यानी मान लिया किसी राज्य में अगर कि 10 स्थान, मान लिया कि किसी राज्य में 1 करोड़ जनसंख्या है और वहां पर 10 सीट है, और किसी राज्य में अगर 10 लाख जनसंख्या है तो वहां पर 1 सीट दी जा सकती है। इसमें देखिए यथासंभव जितना हो सके उतना इन स्थानों के आवंटन में अनुपात बराबर रखा जाएगा, ठीक है। फिर इसी के तहत है राज्यों का प्रादेशिक क्षेत्रों में आवंटन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन, जिन्हें सामान्यतः भाषा में संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी एक क्षेत्र से ही एक सांसद चुन के आता है, उन्हें ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। देखिए राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात पूरे राज्य में समान रहे, ठीक है। अनुच्छेद 82, और इस कार्य के लिए जनसंख्या का जो अर्थ होगा वह अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, यानी जो जनगणना अंतिम हुई है। देखिए 51, 61 और 71 के मामले में सही था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जनगणना मतलब सॉरी जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन आना, क्योंकि नॉर्थ में अधिक जनसंख्या बढ़ रही थी जबकि साउथ में उस हिसाब से जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी, तो इनके राज्यों के स्थानों और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के जो विभाजन था उसको फ्रीज कर दिया गया 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। कब तक? 2000 तक, वर्ष 2000 तक, और इसके बाद इसके उपरांत होने वाली जनगणना के आधार पर राज्यों के स्थानों का आवंटन होगा प्लस राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन होगा। 2000 के उपरांत 2001 में जनगणना हुई। कायदे से ये हो जाना चाहिए था कि 2001 के आधार पर राज्यों के स्थानों का आवंटन हो और राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन हो, किंतु संविधान संशोधन के जरिए इस 2000 को 2026 तक बढ़ा दिया गया, यानी 2026 के उपरांत होने वाली जनगणना, ठीक है, राज्यों के स्थानों का आवंटन के लिए होगी, लेकिन राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 से प्रारंभ हुआ जो 2004-5 तक समाप्त हुआ, ठीक है। यानी अब वर्तमान में 1971 के आधार पर राज्यों के स्थानों का आवंटन है और 2001 के आधार पर राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन है, ठीक है। इसके अलावा हम समझे तो देखिए जम्मू कश्मीर के विभाजन के उपरांत
सॉरी, जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश और विभाजन के उपरांत उसमें वहां पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन एक एक्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 82 की ओर। ठीक है, इसमें है कि प्रत्येक जनगणना के बाद स्थानों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समायोजन किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा कार्य कौन करेगा? ऐसा प्राधिकृत जो संसद द्वारा, प्राधिकार जिसे प्रदान किया गया हो संसद द्वारा विधि संसद द्वारा विधि निर्माण कर जिस मतलब ऐसा प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा उसके द्वारा यह किया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। ठीक है, संसद एक्ट बनाकर परिसीमन आयोग का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसा परिसीमन आयोग का जो एक्ट है वर्तमान में 2002 के तहत किया गया था। ठीक है, इसी के सेक्शन 10 में स्पष्ट किया हुआ, देखिए परिसीमन आयोग में विधि के द्वारा ही यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इसके जो आदेश होते हैं वह विधि का प्रभाव रखते हैं। ठीक है, उन्हें भारत के गजट और संबंधित राज्यों के गजट में प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित होने के उपरांत ही वह विधि का प्रभाव रखते हैं और किसी भी न्यायालय में इस प्रकार की चर्चा नहीं की, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन छगनलाल राठौर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे आदेश मनमाने हैं तो उनका परीक्षण या न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है सामान्यतः, क्योंकि सेक्शन 10 के तहत परिसीमन आयोग का न्यायिक परीक्षण नहीं होता है। परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद को राज्य विधान मंडलों के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह सही है, 327 के तहत। ठीक है, विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कथन हमारा सही है। देखिए यहां पूछा गया सही नहीं है। बी, भारत का परिसीमन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। सही है कि संसद के, लोकसभा के और राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। सामान्य बात है कि जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वे सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए ही आवश्यक होते हैं। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए उनका कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर नहीं आते। सो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अर्थात बी सही नहीं है परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में। परिसीमन प्रक्रिया केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा से संबंधित है, ना कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के लिए। राज्य विधानमंडलों के मामले में राज्य विधानसभा के लिए। ठीक है, सो बी सही ऑप्शन होगा। अब एक बार देख लेते हैं, जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वह इन आदेशों में संशोधन नहीं कर सकती। सही है, सेक्शन 10 के तहत। ठीक है, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के सेक्शन 10 के तहत संविधान के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी विधि को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 329 स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय में चुनौती न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि देखिए डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कह दिया छगनलाल राठौर वाद में कि अगर मनमाना है तो उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ रही है तो आप लोग थोड़ा मॉक टेस्ट लगाने पर भी विचार करें। जीएस के साथ साथ आप लोग सीसेट पर भी पर्याप्त ध्यान दें। देखिए खासकर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं
उनके लिए सीसेट एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपके 90 या 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो सामान्यतः सीसेट पर आप कम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर के पास या बॉर्डर से नीचे हैं तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।